हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी विद श्री। देखिए यूपी ट्रिपल सी पेट का प्रैक्टिस सेट चल रहा है। या प्रैक्टिस सेट नंबर आपका 35 है। 34 प्रैक्टिस सेट ऑलरेडी कंप्लीट हो चुका है। प्ले लिस्ट बना रखी है, आप लोग जा करके देख सकते हैं। देखिए, अगर आप किसी भी प्रतियोगिता परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो आप इस प्रैक्टिस सेट को देखिए। इस प्रैक्टिस सेट में जो भी क्वेश्चन हैं वो सभी प्रतियोगिता परीक्षाओं के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। देखिए, सामान्य अध्ययन का यह प्रैक्टिस सेट है। और जो लोग फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं हमारे चैनल पे, सब्सक्राइब कर रहे हैं फर्स्ट टाइम, सबसे पहले तो वो बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए सब्सक्राइब करके। और आप प्ले लिस्ट में जाएंगे तो आपको प्रैक्टिस सेट नंबर 1 से प्रैक्टिस सेट नंबर 35 तक आपको मिल जाएगा। तो जिनका पेट का एग्जाम है, बहुत कम समय है, तो आप लोग जो है कि प्रैक्टिस सेट नंबर 1 से प्रैक्टिस सेट नंबर 35 तक कंटिन्यू देख लीजिए सारे को। काफ़ी क्वेश्चन इसमें से आ सकते हैं। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध किस संधि के तहत समाप्त हुई? मैसूर, मंगलौर, श्रीरंगपट्टनम, मद्रास। पूछा जा रहा है कि द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध ये किस संधि के तहत समाप्त हुई। देखिए, कभी भी युद्ध होता है तो या तो एक बंदे की हार हो जाती है और एक की जीत हो जाती है, ठीक है, तब समाप्त होता है। या फिर अगर कंटिन्यू चलती रहती है तो दोनों सोचते हैं कि हम कोई संधि कर लें और युद्ध को समाप्त कर लें। ठीक है, संधि का मतलब यही होता है कि दोनों पक्षों में समझौता हो जाता है। ठीक है, तो यही पूछा जा रहा है कि द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध किस संधि के तहत समाप्त हुई। तो किस संधि के तहत समाप्त हुई? तो ये जो है कि मंगलौर संधि के तहत ये जो है कि समाप्त किया गया था द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध। देखिए, द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध ये 1780 से 1780 से ये 1784, ठीक है, 1780 से 1784 के बीच हुआ था। ये किसके किसके बीच हुआ था? तो ये हैदर अली और अंग्रेजों के बीच हुआ था। ठीक है, देखिए 7 दिसंबर 1782 में 7 दिसंबर 1782 को हैदर अली की मृत्यु हो गई। किस मतलब ये जो है कि कैंसर से इनकी मृत्यु हो गई हैदर अली की। तो उनका जो पुत्र था, कौन? टीपू सुल्तान, वो बिना किसी सकारात्मक परिणाम को जो है कि ये 1 वर्षों तक ये जो है कि ये युद्ध कंटिन्यू करता रहा। ठीक है, 1 वर्षों तक ये जारी रखा। फिर दोनों तंग आकर के जो है कि शांति का विकल्प चुना कि दोनों जो है कि संधि कर लेते हैं और इससे जो है कि क्या होगा, मतलब शांति हो जाएगी, कुल मिला के संधि हो जाएगी तो युद्ध समाप्त हो जाएगा। उसके बाद से मंगलौर की संधि हुआ 1784 में। ठीक है, मंगलौर की संधि हुई 1784 में। और इस संधि के तहत जो दोनों पक्ष थे, मतलब एक दूसरे के जो जीते हुए क्षेत्र थे, वो क्या किए ये लोग कि वापस कर दिए। तो इस संधि में यही हुआ कि एक दूसरे के जीते हुए क्षेत्र को वापस कर दिया गया। ठीक है, इस संधि के तहत। तो ये हो जाएगा आपका दूसरा ऑप्शन। ब्रिटिश इंडिगो बागान मालिकों के अत्याचारों का वर्णन करने वाला प्रसिद्ध नाटक नील दर्पण किसने लिखा? प्रेमचंद, बंकिम चंद्र चटर्जी, दीनबंधु मित्रा, सुब्रमण्यम भारती। देखिए, काफी फेमस ये नाटक है नील दर्पण। पूछा जा रहा है कि ब्रिटिश इंडिगो बागान मालिकों के अत्याचारों का वर्णन करने वाला प्रसिद्ध नाटक नील दर्पण किसने लिखा? तो किसने लिखा है? तो ये जो है कि दीनबंधु मित्रा के द्वारा जो है कि नील दर्पण नाटक लिखा गया है। देखिए, नील दर्पण ये जो है कि बंगला का प्रसिद्ध नाटक है और इसे प्रकाशित किया गया था 1860 ईस्वी में। ठीक है, कब प्रकाशित किया गया था? 1860 ईस्वी में। इस नाटक में यह था कि जो बंगाल और बिहार में नील की खेती करने के लिए जो शोषण किया जा रहा था, मतलब जो मालिक थे, जो किसान थे, उनको जो है कि जो अंग्रेज थे उनको शोषण कर रहे थे नील की खेती करने के लिए। मतलब वो जबरन जो है कि इनको वो जबरदस्ती किया जा रहा है था कि आपके खेतों में नील की खेती करनी है। ठीक है, तो इस पे जो है कि ये नाटक इस पे आधारित है, नील दर्पण। ठीक है, और इसके लेखक कौन है? तो इसके लेखक हैं दीनबंधु मित्रा जी। ठीक है, ये उसी के ऊपर जो है कि ये लिखा गया है। इंडियन नेशनल कांग्रेस का बंटवारा मध्यम मार्गी और चरमपंथी वर्गों में किस वर्ष में हुआ? 1907 में, 1908 में, 1909 में, 1910 में। देखिए, इंडियन नेशनल कांग्रेस
का बंटवारा हुआ था मध्यम मार्गी और चरमपंथी वर्गों में। देखिए नरम दल और गरम दल कह सकते हैं, ठीक है, कि जो ये इंडियन नेशनल कांग्रेस था इसका बंटवारा जो है कि कब हुआ था, नरम दल में और गरम दल में। तो देखिए कांग्रेस का सूरत अधिवेशन था 1907 ईस्वी में, ठीक है, कांग्रेस का सूरत अधिवेशन था 1907 ईस्वी में। देखिए ये जो है कि ऐतिहासिक दृष्टि से अगर देखा जाए तो ये काफी महत्वपूर्ण अधिवेशन था, ठीक है। इसी में जो है कि गरम दल और नरम दल के आपसी मतभेद के कारण इस अधिवेशन में क्या हुआ कि कांग्रेस दो भागों में टूट गया। कौन कौन? गरम दल और नरम दल। देखिए तो ये हो जाएगा आपका 1907। लेकिन ये जो गरम दल थे और नरम दल थे ये दोनों एक कब हुए? तो ये जो है कि आपके हुए 1916 ईस्वी में लखनऊ अधिवेशन में। यह पुनः दोनों गरम दल और नरम दल दोनों एक हो गए लखनऊ अधिवेशन में। वो कब हुआ था? 1916 में। तो देखिए क्वेश्चन आता है कि जो कांग्रेस था वो जो है कि नरम दल और गरम दल में टूट गया कब? तो 1907 में टूट गया। और फिर ये क्वेश्चन आता है कि दोनों एक कब हो गए, मतलब नरम दल और गरम दल दोनों एक कब हो गए? तो ये 1916 में हुए थे लखनऊ अधिवेशन में, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सी जनजाति ताना भगत आंदोलन के साथ जुड़ी हुई है? उराओन, मुंडा, संथाल, कोंडा डोरा। पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी जनजाति जो है कि ताना भगत आंदोलन के साथ जुड़ी हुई है। तो कौन सी जनजाति जुड़ी हुई है? तो ये जुड़ी हुई है आपका उराओन। देखिए ताना भगत ये जो है कि उराओन अथवा उरांव जनजाति की एक शाखा है, ठीक है। जतरा भगत के नेतृत्व में ताना भगत आंदोलन की शुरुआत किया गया था कब? अप्रैल 1914 में। अप्रैल 1914 में जो है कि इसकी शुरुआत किया गया था, ठीक है। यह आंदोलन जो है कि कृषि, अर्थव्यवस्था, जनजातीय, सांस्कृतिक तथा संचरित असमानताओं से संबंधित था। तो ये हो जाएगा आपका पहला ऑप्शन। महात्मा गांधी का जन्म कहाँ हुआ था? मध्य प्रदेश, असम, राजस्थान, गुजरात। महात्मा गांधी जी का जन्म कहाँ पे हुआ था? तो देखिए इनका जन्म जो है कि 2 अक्टूबर 1869 ईस्वी को हुआ था। कहाँ पे? तो गुजरात के पोरबंदर शहर में हुआ था, ठीक है। कहाँ पे हुआ था? गुजरात के पोरबंदर शहर में हुआ था 2 अक्टूबर 1869 ईस्वी को। देखिए गांधी जयंती के रूप में मनाया जाता है इनका जन्मदिन, ठीक है। और उस दिन को जो है कि राष्ट्रीय अवकाश होता है 2 अक्टूबर को, ठीक है। देखिए इस दिन जो 2 अक्टूबर है इस दिन को पूरे विश्व में अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस के रूप में मनाया जाता है। तो पूरे विश्व में किस नाम से मनाया जाता है? तो अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस के रूप में मनाया जाता है गांधी जी का जन्म दिवस। तो ये हो जाएगा आपका फोर्थ ऑप्शन गुजरात। सरदार वल्लभ भाई पटेल की तुलना निम्नलिखित में से की जाती है? माजिनी, कैबूर, गैरीवाल्डी, बिस्मार्क। सरदार वल्लभ भाई पटेल की तुलना इनमें से किससे की जाती है? तो इसमें की जाती है बिस्मार्क से, ठीक है। देखिए सरदार वल्लभ भाई पटेल ये 13 अक्टूबर 1875 से लेकर के 15 दिसंबर 1950 ये जो है कि क्या थे? तो ये स्वतंत्रता संग्राम सेनानी थे भारत के, ठीक है। और ये भारत के प्रथम गृह मंत्री भी थे। भारत के प्रथम गृह मंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल थे, ठीक है। देखिए ये भारत के प्रथम गृह मंत्री के साथ साथ जो है कि ये नवीन भारत के निर्माण और राष्ट्रीय एकता के शिल्पी भी थे। क्या थे? ये जो है कि नवीन भारत के निर्माता और राष्ट्रीय एकता के शिल्पी भी थे। देखिए गृह मंत्री के रूप में इनकी पहली प्राथमिकता क्या थी? कि जो देसी रियासतें हैं उनको भारत में मिलाना, ठीक है। जो अलग अलग रियासतें थीं, देसी रियासतें थीं, उनको जो है कि एक करना जो है कि इनकी प्राथमिकता थी। और भारत का एकीकरण करने के कारण ही, मतलब जो रियासतें थी उन सारी रियासतों को मिलाने के कारण, भारत का एकीकरण करने के कारण ही इन्हें क्या बोला जाता है? भारत का बिस्मार्क कहा जाता है, ठीक है। ये हो जाएगा आपका फोर्थ ऑप्शन। किस क्षेत्र में लवणता अधिक होने की संभावना है? हिंद महासागर, लाल सागर, उत्तरी प्रशांत महासागर, उत्तरी अटलांटिक महासागर। पूछा जा रहा है कि किस क्षेत्र में
लवणता अधिक होने की संभावना है? किस क्षेत्र में अधिक संभावना है? तो देखिए लाल सागर में अधिक होने की संभावना है। क्यों? देखिए लवणता की मात्रा बहुत अधिक है यहाँ पे लाल सागर में। यहाँ पे 37 से 41 प्रति हजार लवणता पाई जाती है लाल सागर में। देखिए इसका मुख्य कारण क्या है कि गर्मी में शुष्क वायु के प्रभाव से अधिक वाष्पीकरण का होना, ये एक मुख्य कारण है। और भी कारण है कि लाल सागर में कोई भी जो बड़ी नदियां हैं वो मीठे पानी का मतलब इस समुद्र में नहीं गिराती हैं लाल सागर में। तो जब नदियां जो है कि इस समुद्र में नहीं गिराएंगी तो ये ऑटोमेटिकली जो है कि इसमें लवणता अधिक होगी, क्योंकि नदियां क्या होता है कि मीठे पानी की को ले आकर के गिराती हैं, तो उससे क्या होता है कि लवणता कम रहता है। तो यहाँ पे जो है कि हो जाएगा लाल सागर। टुंड्रा प्रदेश का महत्वपूर्ण क्रियाकलाप है? मत्स्य उद्योग, पशुपालन, शिकार करना, कृषि। टुंड्रा टुंड्रा प्रदेश का महत्वपूर्ण क्रियाकलाप क्या है? तो ये है क्या? पशुपालन। देखिए जो टुंड्रा का शाब्दिक अर्थ होता है वो क्या होता है? बंजर भूमि होता है। ठीक है, इसका शाब्दिक अर्थ क्या होता है? बंजर भूमि, जहां पे कुछ भी नहीं होता है। ठीक है, बंजर भूमि में। देखिए इस बायोम में पूरे वर्ष क्या होता है? सूर्य का ताप मतलब सूर्य का प्रकाश का अभाव होता है। ठीक है, जब सूर्य के प्रकाश का अभाव होता है तो यहाँ पे वनस्पतियां तो होंगी नहीं, या फिर होंगी भी तो बहुत कम मात्रा में होगी। ठीक है, तो इन वनस्पतियों का विकास जो है कि न्यूनतम होता है या फिर होता ही नहीं है। और इस प्रदेश में क्या होता है? तो पशुपालन व्यवसाय प्रचलित होता है। जो टुंड्रा प्रदेश होता है इसमें पशुपालन व्यवसाय प्रचलित होता है। ये लोग जो है कि पशुओं से मांस, दूध, ऊन तथा खाल प्राप्त करते हैं उससे। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका पशुपालन। भारत की निम्नलिखित कौन सी पर्वत श्रृंखलाएं सर्वाधिक प्राचीन है? हिमालय, विंध्य, अरावली, सह्याद्री। भारत की निम्नलिखित में से कौन सी जो पर्वत श्रृंखला है वो सर्वाधिक प्राचीन है, सबसे पुरानी है? तो कौन सी है? तो वो है आपकी अरावली। देखिए अरावली पर्वत ये जो है कि भारत की सबसे पुरानी पर्वत श्रृंखला है, और ये पहाड़ी मालवा पठार के उत्तर पश्चिम में स्थित है। देखिए दिल्ली से लेकर के उत्तर दक्षिण दिशा में ये अहमदाबाद तक जो है कि लगभग 800 किलोमीटर के करीब जो है कि ये फैली हुई है। ठीक है, मतलब इसकी लंबाई है। ठीक है, देखिए इस पहाड़ी पे सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो देखिए इस पहाड़ी पे सबसे ऊंची चोटी माउंट आबू की जो गुरु शिखर है वो जो है कि इस पहाड़ी की सबसे ऊंची चोटी है। अच्छा, गुरु शिखर की हाइट क्या है ये आप लोग कमेंट बॉक्स में मुझे बताइएगा। निम्नलिखित राज्यों में किस राज्य में सिंपलीपल बायो रिजर्व स्थित है? पंजाब, दिल्ली, ओडिशा, पश्चिम बंगाल। निम्नलिखित राज्यों में से किस राज्य में सिंपलीपल बायो रिजर्व सिचुएटेड है? किस राज्य में सिचुएटेड है ये? तो ये सिचुएटेड है आपका उड़ीसा में। ठीक है, उड़ीसा राज्य में स्थित है। देखिए इसकी स्थापना कब हुआ था सिंपलीपल बायो रिजर्व की? तो इसकी स्थापना हुआ था 1980 में। ठीक है, 1980 में इसकी स्थापना हुआ था। और यहाँ पे जो है कि ये जो है कि एक बाघ अभ्यारण्य है। क्या है ये? बाघ अभ्यारण्य है। इसमें बाघ के अतिरिक्त और भी चीज़ें पाई जाती है। हाथी पाए जाते हैं, चीता पाए जाते हैं, चीतल पाए जाते हैं। ये सब सारे जानवर भी पाए जाते हैं सिंपलीपल बायो रिजर्व में, और ये सिचुएटेड है आपका उड़ीसा में। भारत के कृष्ण क्रांति किस उत्पाद के विनिर्माण से संबंधित है? काठ कोयला, कच्चा पेट्रोलियम, हीरा, काला चना। भारत का जो कृष्ण क्रांति है ये किस उत्पादन के विनिर्माण से संबंधित है? किस उत्पादन के विनिर्माण से संबंधित है? तो देखिए पेट्रोलियम के उत्पादन से ये संबंधित है। ठीक है, ये दूसरा हो जाएगा, कच्चा पेट्रोलियम के उत्पादन से ये संबंधित है। देखिए ये 1970 के टाइम मतलब 1970 के दशक में देश के अपरिष्कृत तेल के उत्पादन को प्रोत्साहन करने के लिए सरकार द्वारा किए गए प्रयासों से ये संबंधित है। ये हो जाएगा आपका दूसरा ऑप्शन। निम्नलिखित पंचवर्षीय योजनाओं में कौन सी योजना अनावृष्टि और 2 युद्धों के कारण प्रभावित हुई? प्रथम पंचवर्षीय योजना, तीसरी पंचवर्षीय योजना, पंचम पंचवर्षीय योजना, छठी पंचवर्षीय योजना। देखिए कौन सी वो पंचवर्षीय योजना है जो कि अनावृष्टि और 2 युद्धों के कारण प्रभावित रही? कौन सी पंचवर्षीय योजना है वो? तो वो है आपका
तीसरी पंचवर्षीय योजना। देखिए तीसरी पंचवर्षीय योजना का टाइम ड्यूरेशन कब से कब तक रहा? 1961 से 1966 के बीच रहा। देखिए अगर हम बात करें तृतीय पंचवर्षीय योजना क्यों कहा जा रहा है कि ये युद्धों के कारण प्रभावित रही, तो 1962 में क्या हुआ? भारत और चीन युद्ध हुआ। 1962 में भारत चीन युद्ध हुआ। 1965 में भारत पाकिस्तान युद्ध हो गया और 1965-66 में बहुत सूखा पड़ गया। ठीक है, इस कारण जो है कि ये पूरी जो तीसरी पंचवर्षीय योजना थी ये विफल हो गई। ठीक है, ये असफल हो गई। ठीक है, उसके बाद से 66 से लेकर के आपका 69 तक क्या हुआ? अवकाश रहा इसमें। ठीक है, पंचवर्षीय योजना कोई चलाई नहीं गई 66 से लेकर के 69 तक। यहाँ तक जो है कि ये योजना विराम की घोषणा कर दिया था सरकार ने कि 66 से 69 तक कोई पंचवर्षीय योजना नहीं चलेगी। ठीक है, तो ये हो गई आपका तीसरी पंचवर्षीय योजना। अगर प्रथम पंचवर्षीय योजना के बारे में बात करें तो इसका टाइम ड्यूरेशन क्या था? 1951 से लेकर के 1955 तक था। पंचम पंचवर्षीय योजना का टाइम ड्यूरेशन क्या था? तो ये 1974 से लेकर के 79 तक थी। और छठी पंचवर्षीय योजना का टाइम ड्यूरेशन था आपका 1980 से लेकर के 1985 तक। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका तीसरी पंचवर्षीय योजना। ये युद्धों के कारण प्रभावित रही और अनावृष्टि, मतलब दो युद्ध हो गए 1962 में, 1965 में। 1965-66 में काफ़ी सूखा पड़ गया, इस वजह से ये योजना जो है कि पंचवर्षीय योजना काफ़ी विफल रही। ठीक है, 12वीं पंचवर्षीय योजना की अवधि क्या है? 1 जनवरी 2012 से 31 दिसंबर 2017। दूसरा है कि 1 अप्रैल 2011 से 31 मार्च 2016। तीसरा है कि 1 जनवरी 2011 से 31 दिसंबर 2016 एंड 1 अप्रैल 2012 से 31 मार्च 2017। पूछा जा रहा है कि 12वीं पंचवर्षीय योजना का टाइम ड्यूरेशन क्या रहा? देखिए कोई भी पंचवर्षीय योजना स्टार्ट होती है तो वो 1 अप्रैल से स्टार्ट होती है। ठीक है, 1 अप्रैल से स्टार्ट होती है और कब तक चलती है? 31 मार्च तक। ठीक है, अगर ये पता होगा तो आप देखेंगे तो इन दोनों में 1 अप्रैल और 31 मार्च है। ठीक है, और पूछा जा रहा है कि 12वीं पंचवर्षीय योजना, तो 12वीं पंचवर्षीय योजना जो है कि 1 अप्रैल 2012 से 31 मार्च 2017 तक इसका टाइम ड्यूरेशन था। लेकिन आपका 2015 में ही जो पंचवर्षीय योजना थी वो रिप्लेस कर दी गई। किससे? तो नीति आयोग से। तो नीति आयोग जो है कि कब जो है कि पिक्चर में आया, कब रिप्लेस कर दिया योजना आयोग को, मतलब पंचवर्षीय योजना को, ये आप लोग कमेंट बॉक्स में मुझे बताइएगा। अंत्योदय अन्न योजना की शुरुआत निम्नलिखित में से किस वर्ष हुई थी? 2000 में, 2002, 2004, 2006। पूछा जा रहा है कि अंत्योदय अन्न योजना की शुरुआत किस वर्ष हुई थी? देखिए इसकी शुरुआत जो है कि 25 दिसंबर 2000, 25 दिसंबर 2000 में इसकी शुरुआत हुई थी। तो आपका ये पहला ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। ठीक है, देखिए अटल बिहारी वाजपेयी के नेतृत्व में जो एनडीए वाली सरकार थी इसके द्वारा जो है कि शुरू किया गया था। और इस योजना का मुख्य उद्देश्य क्या था? कि लाखों गरीब परिवारों को सब्सिडी युक्त खाद्य सामग्री प्रदान करना था। ठीक है, अंत्योदय अन्न योजना का मुख्य उद्देश्य यही था। तो ये हो जाएगा आपका पहला ऑप्शन। कराधान का सामर्थ्य सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया? एडम स्मिथ, एजवर्थ, जॉन रॉबिन्स, जे.एस. मिल। कराधान का सामर्थ्य सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया? तो ये किया एडम स्मिथ ने। देखिए भुगतान करने की योग्यता एडम स्मिथ द्वारा अपनी प्रसिद्ध कृति है इनकी वेल्थ ऑफ नेशन। इसमें जो है कि प्रस्तावित मुख्य कराधान सिद्धांतों में से ये एक है। ठीक है, देखिए यह एक प्रगतिशील कराधान सिद्धांत है जो कि उन करों को संपोषित करता है जिसे करदाता के भुगतान करने की योग्यता के अनुसार लगाया गया होता है। ठीक है, तो ये जो हो जाएगा आपका पहला ऑप्शन। इंपीरियल बैंक की स्थापना किस वर्ष की गई? 1930, 1935, 1955, 1921। इंपीरियल बैंक इसकी स्थापना किस वर्ष की गई थी? तो देखिए भारतीय इंपीरियल बैंक 27 जनवरी 1921, 27 जनवरी
1921 को जो है कि ये अस्तित्व में आया। और 1955 ईस्वी में ये क्या हुआ, 1955 ईस्वी में इसे भारतीय स्टेट बैंक में तब्दील कर दिया गया। ठीक है, तो ये अस्तित्व में कब आया था, तो ये आया था आपका 1921 में आया था। कब, ये था आपका 27 जनवरी 1921। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका फोर्थ ऑप्शन। भारतीय संविधान के प्रस्तावना में लिखा है, हम भारत के लोग इस संविधान को अपनाते हैं, अधिनियमित करते हैं और इसे भारतवर्ष को प्रदान करते हैं। हम संविधान सभा के सदस्य इस संविधान को अपनाते हैं, अधिनियमित करते हैं और इसे स्वयं को प्रदान करते हैं। हम भारत के नागरिक इस संविधान को अपनाते हैं, अधिनियमित करते हैं और इसे स्वयं को प्रदान करते हैं। हम भारत के लोग अपनी संविधान सभा में इस संविधान को अपनाते हैं, अधिनियमित करते हैं और इसे स्वयं को प्रदान करते हैं। देखिए, बात की जा रही है प्रस्तावना की, बात की जा रही है उद्देशिका की। ठीक है, देखिए उद्देशिका स्टार्ट कहाँ से होती है कि हम भारत के लोग से स्टार्ट होती है और ख़त्म कहाँ पे होती है, तो ये खत्म होती है कि 26 नवंबर 1949 ईस्वी को संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मर्पित करते हैं। ठीक है, तो हम भारत के लोग से स्टार्ट होती है और इस संविधान को अपनाते हैं, अधिनियमित करते हैं और इसे स्वयं को प्रदान करते हैं, यहाँ से खत्म होती है। तो ये जो है कि भारतीय संविधान के प्रस्तावना में लिखा है, ये फोर्थ ऑप्शन। मूलभूत भौतिक अधिकारों का प्रमुख उद्देश्य है समाज के समाजवादी ढांचे को बढ़ावा देना, व्यक्तिगत स्वतंत्रता को सुनिश्चित करना, न्यायपालिका की स्वतंत्रता को सुनिश्चित करना, उपयुक्त सभी को सुनिश्चित करना। देखिए, जो हमारा फंडामेंटल्स राइट्स हैं उनके प्रमुख उद्देश्य क्या हैं। ठीक है, हमारे फंडामेंटल्स राइट्स कितने हैं, हमारे फंडामेंटल राइट्स जो है कि 6 हैं। कौन कौन है, समानता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, शोषण के विरुद्ध का अधिकार, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, संस्कृति तथा शिक्षा संबंधी अधिकार एंड संवैधानिक उपचारों का अधिकार। ये 6 जो है कि हमारे फंडामेंटल्स राइट हैं। ठीक है, और इनका पूछा जा रहा है कि इनका उद्देश्य क्या है, तो इनका यही उद्देश्य है कि व्यक्तिगत स्वतंत्रता को सुनिश्चित करना फंडामेंटल्स राइट्स का उद्देश्य है। अच्छा, फंडामेंटल्स राइट्स कहाँ से लिया गया है, तो ये जो है कि आपका यूएसए के संविधान से लिया गया है फंडामेंटल्स राइट। तो ये हो जाएगा आपका दूसरा ऑप्शन। अच्छा, फंडामेंटल्स राइट्स संविधान के भाग किसमें है और अनुच्छेद कितने से कितने तक वर्णन किया गया है फंडामेंटल्स राइट्स का, ये कमेंट बॉक्स में आप लोग मुझे बताइएगा। धन विधेयक का प्रावधान संविधान के किस अनुच्छेद में है, 110, 111, 112, 113। बात की जा रही है धन विधेयक की कि इसका प्रावधान जो है कि संविधान के कौन से अनुच्छेद में है। देखिए, धन विधेयक का प्रावधान संविधान के 110 अनुच्छेद में है। ठीक है, अगर हम बात करें धन विधेयक की, तो धन विधेयक जो है कि लोकसभा में पेश किया जाता है, राज्यसभा में ये पेश नहीं किया जाएगा। ये पेश किया जाएगा तो कहाँ पे, ये लोकसभा में ही पेश किया जाएगा। ठीक है, राज्यसभा में नहीं किया जाएगा। ठीक है, देखिए धन विधेयक पेश करने से पहले क्या होता है कि राष्ट्रपति से सहमति लेना आवश्यक होता है। ठीक है, अगर आप धन विधेयक पेश कर रहे हैं लोकसभा में तो सबसे पहले जो है कि राष्ट्रपति से सहमति लेना आवश्यक होता है। ठीक है, देखिए धन विधेयक लोकसभा में पास होने के बाद कहाँ जाता है, वो जाता है राज्यसभा में। ठीक है, तो राज्यसभा में जाएगा तो राज्यसभा के पास कितना टाइम रहेगा, 14 डेज रहेगा। ठीक है, 14 डेज रहेगा कि 14 डेज में आप इसको पास कीजिए। ठीक है, राज्यसभा के पास जाएगा तो अगर राज्यसभा 14 डेज में पास नहीं करता है तो जो धन विधेयक होता है वो जो है कि ऑटोमेटिकली क्या हो जाता है, वो पास समझा जाता है। ठीक है, तो ये जो है कि ऑटोमेटिकली पास समझा जाता है। तो ये सब सारी चीज़ें होती है। और जो धन विधेयक होता है ये कौन डिसाइड करेगा कि ये धन विधेयक है या नहीं है, तो ये लोकसभा का अध्यक्ष डिसाइड करता है कि ये धन विधेयक है या नहीं है। तो ये हो जाएगा आपका पहला ऑप्शन 110 अनुच्छेद में। वर्ष 1977 में किसकी अध्यक्षता के अंतर्गत पंचायत राज की जांच करने के लिए एक सरकारी समिति नियुक्त की गई। अशोक मेहता, श्री राम मेहता, बलवंत राय मेहता, मनोहर लाल मेहता। पूछा जा रहा है कि 1977 में किसकी अध्यक्षता के अंतर्गत पंचायत राज की
जांच करने के लिए एक सरकारी समिति नियुक्त की गई थी। तो देखिए सितंबर 1977 में अशोक मेहता समिति का गठन किया गया था। ठीक है, इसमें टोटल जो है कि 13 सदस्य थे अशोक मेहता समिति में, और इन्होंने क्या किया कि 1978 में ये अपना रिपोर्ट सबमिट किए। 1977 में इसका गठन किया गया था और 1978 में इन्होंने अपनी रिपोर्ट सबमिट की। ठीक है, इसमें क्या था कि जो त्रिस्तरीय ढांचे थे उसके स्थान पे इन्होंने द्विस्तरीय ढांचे की संस्तुति दी। ठीक है, द्विस्तरीय में क्या होगा, पहला ये होगा कि देखिए पहला ये होगा कि जिला स्तर पे जिला परिषद होगा। ठीक है, और मंडल स्तर पे मंडल पंचायत होगा। ये जो है कि द्विस्तरीय इनका जो है कि सबमिट जो किए थे इनमें था कि द्विस्तरीय ही रहेगा। ठीक है, ढांचा जो पंचायत राज सिस्टम है उसका द्विस्तरीय ढांचा होगा, जिला स्तर पे जिला परिषद और मंडल स्तर पे मंडल पंचायत। लेकिन इसके पहले कब 1956 में बलवंत राय मेहता समिति का गठन किया गया था और इसने अपनी रिपोर्ट 1957 में प्रस्तुत की। ठीक है, और इसने क्या त्रिस्तरीय मतलब की संस्तुति दिया। त्रिस्तरीय में क्या, ग्राम स्तर पर ग्राम पंचायत होना चाहिए, प्रखंड स्तर पर पंचायत समिति होना चाहिए और जिला स्तर पर जिला परिषद होना चाहिए। ये बताया था किसने, बलवंत राय मेहता जी ने। लेकिन इनके बाद जो है कि ये जो है कि अशोक मेहता समिति का गठन किया गया था। लेकिन अभी आज के डेट में जो चल रहा है वो बलवंत राय मेहता समिति वाला ही चल रहा है। जो पंचायती राज सिस्टम है वो त्रिस्तरीय पे काम कर रही है। ठीक है, ग्राम स्तर पे ग्राम पंचायत, प्रखंड स्तर पर पंचायत समिति और जिला स्तर पर जिला परिषद। ठीक है, इनका जो था ये अशोक मेहता समिति ये द्विस्तरीय वाली थी, तो ये नहीं हो रही है। अभी आज के डेट में जो बलवंत राय मेहता हैं उनके दी हुई पंचायती राज सिस्टम चल रहा है। ठीक है, तो ये हो जाएगा कौन सा, अशोक मेहता 1977 वाला। ठीक है, द्विस्तरीय वाला। ठीक है, बलवंत राय मेहता समिति वाला क्या है, ये त्रिस्तरीय का है। ठीक है, देखिए क्वेश्चन पूछा गया था आप लोगों से पिछले वीडियो में कि 1857 का विद्रोह ब्रिटिश सेना में भारतीय सैनिकों का विद्रोह था, असंतुष्ट राजाओं और नवाबों का विद्रोह था, किसानों, बुनकरों और व्यापारियों का विद्रोह था, उपयुक्त सभी का विद्रोह था। जो 1857 का विद्रोह हुआ था ये जो है कि ब्रिटिश सेना में भारतीय सैनिकों का विद्रोह था। देखिए यहाँ पे राजाओं और नवाबों ने तो बिल्कुल भाग ही नहीं लिया था इसमें। ठीक है, तो इनसे कोई मतलब नहीं था। किसानों ने भी, बुनकरों ने भी, व्यापारियों ने भी इसमें भाग नहीं लिया। ठीक है, तो ये जो है कि ब्रिटिश सेना में भारतीय सैनिकों का ये विद्रोह था। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका पहला ऑप्शन। आज का क्वेश्चन देख लेते हैं कि भारतीय संसद के अंग हैं राष्ट्रपति, लोकसभा एवं राज्यसभा, लोकसभा एवं राज्यसभा, लोकसभा प्रधानमंत्री एवं लोकसभा अध्यक्ष, इनमें से कोई नहीं। जो भारतीय सांसद हैं उनके कितने अंग हैं ये आप लोगों को कमेंट बॉक्स में बताना है। इसका आंसर मैं नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों को बताऊंगा। देखिए आप हमें इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं। इंस्टाग्राम पे हमारी आईडी हिस्ट्री विद श्री 25, फेसबुक पे एक मेरा पेज हिस्ट्री विद श्री के नाम से, और फेसबुक पे एक मेरा ग्रुप है UPPCS के नाम से, और ये टेलीग्राम का लिंक है। इन सब सारे का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। डिस्क्रिप्शन में क्लिक करते ही आप तुरंत जो है कि यहाँ पे पहुँच जाएंगे। तो आप इन सब सारे जगहों से कनेक्ट हो जाइए। इन सब सारे जगहों पे स्टडी से रिलेटेड चीज़ें पोस्ट की जाती है जिससे आप लोगों को फ़ायदा पहुँच सकता है। दोस्तों वीडियो अच्छी लगती है तो आप लोग लाइक किया कीजिए, एक कमेंट्स कर दिया कीजिए, अपने दोस्तों में शेयर जरूर किया कीजिए। अगर वीडियो अच्छी नहीं लगती है तो आप लोग डिसलाइक कर दिया कीजिए और कमेंट बॉक्स में मुझे बताइए कि डिसलाइक क्यों किया। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।